इमेजिन करिए साल 2036 है, आप एक दिन सुबह उठते हैं और यू आर रिच। आपने सब कुछ अचीव कर लिया जो आप हमेशा से चाहते थे, वो ड्रीम कार, आपकी ड्रीम गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, पैसा है बैंक के अंदर अंधा, बट कुछ अजीब सा है, कुछ ऑफ है, कुछ वियर्ड है। आप अपनी आंख बंद करते हैं, खोलते हैं और देखते हैं एक ग्लिच की तरह कुछ हो रहा है, चीजें शिफ्ट होनी शुरू हो गई। वापस से आंख बंद करके खोलते हैं, देखते हैं आपके गैराज में एक एक्स्ट्रा गाड़ी है, भाई साहब लैम्बो खड़ी थी और एक पगानी आगे आ गई। फिर से आप आंख बंद करके खोलते हैं, ब्लिंक करके देखते हैं कि भाई आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के कपड़े अपने आप चेंज हो रहे हैं, उनके बाल का कलर चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये ग्लिच होने लग गया, कुछ आसपास अजीब हो रहा है। और फिर से आप टेस्ट करने के लिए अपनी आंख बंद करके खोलते हैं तो खोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सब कुछ ब्लैकआउट हो चुका है, एवरीथिंग इज गॉन। अगर मैं आपसे कहूं कि ये साल 2036 नहीं, ये साल 3036 3036 था, और वो जो आंख ब्लिंक कर रहा है, वो जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है, वो जो आपको लग रहा था आप है, वो आप है ही नहीं, वो आपका एक सिमुलेटेड वर्जन है, जो कि किसने बनाया? एक बच्चे ने बनाया। किसके बच्चे ने? गॉड के बच्चे ने। और वो गॉड अभी इसी वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इलॉन मस्क कहीं ना कहीं बना रहे हैं। सुनने में साइंस फिक्शन की तरह लगेगा, बट ये चीज करंटली चल रही है और इलॉन मस्क इस पे एक्टिवली काम कर रहे हैं। भूल जाओ यार टेस्ला कार्स के बारे में, भूल जाओ मार्स के बारे में, भूल जाओ रॉकेट्स के बारे में एक पल को, क्योंकि इलॉन मस्क का जो अगला मूव है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर नहीं है, वो इंटेलिजेंस के ऊपर है। अब रिसेंटली इलॉन मस्क ने ना टेराफैब के ऊपर एक अनाउंसमेंट करी थी। अब जो लोग एक्टिव रहते हैं इन सब चीजों से, उनको पता होगा क्या होता है। जिनको नहीं पता, वो एक मैसिव चिप फैक्ट्री प्रोजेक्ट है। अब ज्यादातर लोग सुनेंगे, बोलेंगे भाई चिप फैक्ट्री, वही बोरिंग सेमीकंडक्टर न्यूज, दुनिया में हर जगह वो चल रहा है। बट ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां पे लोग ज्यादातर डिसीव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस करंट एआई एज में चिप सिर्फ चिप्स की तरह नहीं होती, चिप्स थिंकिंग पावर की तरह है। जितनी ज्यादा चिप्स आपके पास होंगी, उतना ज्यादा आप एआई रन कर पाएंगे, और जितना ज्यादा आप एआई रन कर पाएंगे, उतने ज्यादा रोबोट्स, उतनी ज्यादा सैटेलाइट्स, उतनी ज्यादा सेल्फ ड्राइविंग कार्स, डेटा सेंटर्स और ऑटोमेटेड सिस्टम, जो कि आप अपने हाथों में कंट्रोल रख पाएंगे। तो जब मस्क ये कहते हैं कि मैं अपनी चिप फैक्ट्री बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टेस्ला का सामान सस्ता कर देंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं ऑन कंपनीज लाइक एनवीडिया, सैमसंग, टीएसएमसी और भी जितनी सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज हैं, जो कि अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखने की कोशिश करती हैं। क्योंकि अगर पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है एआई पे और एआई डिपेंड करता है चिप्स पे, तो जो भी चिप्स को कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर कंट्रोल करेगा। जितने भी लोगों को लगता है ना कि भाई एआई पूरी तरीके से मेरा फ्यूचर ले लेगा, मेरी जॉब खा लेगा, तो आप भाई बहुत बड़ी गलती में है। क्योंकि एआई उन्हीं लोगों को रिप्लेस करेगा जिनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, पर्टिकुलरली एंशिएंट विजडम ऑफ फिलॉसफी। क्योंकि एम्पायर्स आए हैं, टेक्नोलॉजीज आई हैं और गई हैं, इवॉल्व करी हैं, बट फिलॉसफी एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा इस दुनिया में रही है और इवॉल्व करी है। और जिन लोगों को ये पता है कि फिलॉसफी को एक हथियार की तरह कैसे यूज करते हैं, वो लोग हमेशा जीतते हैं। सो इफ यू वांट टू नो हाउ टू यूज फिलॉसफी टू विन इन लाइफ, तो सबसे पहला लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यार फुल सीटीए, यार ट्रांजिशन मारा। अब यहाँ पे ना दोस्त चीजें काफी इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ये जो चिप्स हैं, ये सिर्फ कार्स के लिए नहीं बनी है, ये बनी है ऑप्टिमस रोबोट्स के लिए, सैटेलाइट्स के लिए और पॉसिबली स्पेस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आप यहाँ पे एक लूप देख पा रहे होंगे। मे बी ये सिर्फ एक अर्थ प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पहला लेयर है जो कि है ऑफ अ वेरी बिगर चेन विच इज अनइमेजिनेबल। चिप्स एआई पावर करती है, एआई रोबोट्स पावर करते हैं, रोबोट्स फैक्ट्रीज पावर करती है, और फैक्ट्रीज और ज्यादा चिप्स बनाती हैं। और ज्यादा चिप्स बनाओगे तो और ज्यादा एआई बना पाओगे, और एआई बना पाओगे तो और रोबोट्स बना पाओगे, एंड दिस इज अ विशियस साइकिल। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ये जो भी हम बात कर रहे हैं, वो एक बिजनेस प्लान कम और एक सेल्फ एक्सपैंडिंग सिविलाइजेशन जैसा लगने लग जाता है। क्योंकि लोग इलॉन मस्क को बिजनेसमैन की तरह देखते हैं, बट ही इज बिल्डिंग समथिंग एल्स। बिकॉज असली सवाल ये नहीं है कि इलॉन मस्क को एक चिप फैक्ट्री चाहिए ही क्यों, असली सवाल ये है कि वो इतनी सारी चिप फैक्ट्रीज बनाना क्यों चाहते हैं जो कि अनलिमिटेड चिप्स बना सकें। चलो अब अज्यूम करते हैं कि इलॉन मस्क सक्सीड कर गए, उन्होंने टेराफैब में मिलियंस ऑफ चिप्स बनानी शुरू कर दी, एआई स्मार्टर बनने लग गया, ऑप्टिमस रोबोट जो हैं और केपेबल हो गए, फैक्ट्रीज और ज़्यादा ऑटोमेट होने लग गई। तो यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आएगी, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में ज़्यादातर कंपनी सोचती नहीं, विच इज़ एनर्जी। बिकॉज इंटेलिजेंस भूखी होती है, ऐसी भूख होती है जिसको मिटाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जब भी आप चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हैं, जब भी एआई से आप एक इमेज जनरेट करवाते हैं, या जब भी आप एक रोबोट को डिसीजन मेकिंग स्किल्स देते हैं, एनर्जी कंज्यूम होती है। छोटी मोटी एनर्जी नहीं, बहुत बड़े स्केल पे एनर्जी कंज्यूम होती है। एंड जैसे जैसे एआई स्मार्ट होता जा रहा है, वैसे वैसे एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है पागलपन की तरफ। इस चीज के बारे में जरा बैठ के ढंग से सोचो। ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑलरेडी
संघर्ष में, स्ट्रगल में है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने में, जो कि हो ही नहीं पा रहा। या आज तक अभी तक तेल को लेकर लड़ाई चल रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड करने की, हम लोग कोशिश कर रहे हैं भाई सोलर पैनल डेजर्ट में लगा के पूरी तरीके से एनर्जी खींचने की, फिर भी हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो सोचो भाई, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें बिलियंस ऑफ रोबोट्स हैं, मिलियंस ऑफ एआई सिस्टम्स हैं, ऑटोनॉमस फैक्ट्रीज हैं जो कि 24 घंटे दिन प्रतिदिन 365 दिन चल रही हैं, वो एनर्जी तुम लाओगे कहां से? अगर उनको एनर्जी दोगे तो इंसानों के लिए एनर्जी कहां से आएगी? यहां पे इलॉन मस्क स्पेस की तरफ देखना शुरू करते हैं, बिकॉज अर्थ के अपने लिमिट्स हैं। अर्थ लिमिटेड बाय लैंड है, लिमिटेड बाय रिसोर्स है, लिमिटेड बाय एनर्जी है, लिमिटेड बाय पॉलिटिक्स है। अपने में ही लोग मर मर के कट रहे हैं। बट अगर आप स्पेस की तरफ देखें, अंतरिक्ष की तरफ देखें, वो ऑलमोस्ट इट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। इतने सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, सोचो दोस्त, जो कि इतनी भारी मात्रा में मेटल्स कैरी करते हैं, पूरी पूरी कंट्री कॉन्टिनेंट्स में नहीं होते होंगे। सोचो सनलाइट अवेलेबल है उन प्लैनेट्स पे, उन एस्ट्रॉइड्स पे, जो कि 24 घंटे रहती है पूरे दिन में, और वहां पे आप ऐसी चीजें बनाना पॉसिबल कर सकते हैं जो कि अर्थ के ऊपर इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे स्पेस एक्स अचानक से डिफरेंट लगने लग जाता है। मे बी हमको लगता है रॉकेट्स आर द फाइनल गोल, बट दे आर नॉट। रॉकेट्स एक ट्रक की तरह, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वेसल है जो कि ह्यूमैनिटी की फैक्ट्री को अर्थ से स्पेस में लेके जाता है। और एक बार तुम्हें वो चीज समझ में आ गई ना, एक बड़ा ही स्ट्रेंज आइडिया तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएगा। व्हाट इफ द फ्यूचर इज नॉट ह्यूमंस बिल्डिंग फैक्ट्रीज? व्हाट इफ फ्यूचर है कि रोबोट फैक्ट्री बना रहे हैं? हम तो भैया हो गए फ्री, क्योंकि अगर आप एक रोबोट बना सकते हैं तो एक रोबोट मदद कर सकता है और रोबोट्स 10 रोबोट बनाने में। वो देखिए रोबोट, जिसने देखी होगी वो रजनीकांत वाली मूवी चिट्ठी, क्या करता है वो चिट्टी जब इविल बन जाता है और अपने जैसे रोबोट्स बनाता है। तो इवेंचुअली यू नो लॉन्गर नीड ह्यूमंस टू डू द मैसिव कंस्ट्रक्शन, या जो भी कंस्ट्रक्शन जो आज की डेट पे इंसानों के लिए करना मुश्किल है। आपको क्या चाहिए? आपको बस चाहिए एक फर्स्ट जनरेशन को कहीं भेज दो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोबोट्स, और बाकी काम अपने आप होता रहेगा। और एक बार वो हो गया तो भाई साहब, वो जो ग्रोथ है ना, जो अभी लीनियर चल रही है, वो जे कर्व की तरह, हॉकी स्टिक कर्व जो बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल होगी। इतनी ज्यादा होगी कि भाई यू विल नॉट बी एबल टू इमेजिन हाउ जेन्युइनली क्रेजी इट विल बिकम। अब यहाँ पे ना चीजें नॉर्मल नहीं लगती, थोड़ी वियर्ड होने लग जाती है। लेट्स से इलॉन मस्क थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिमस रोबोट्स भेज देते हैं स्पेस में। अब ये रोबोट्स क्या करेंगे? ज्यादातर लोग ये इमेजिन करते हैं कि वो सिंपली जाएंगे, चीजें बिल्ड करेंगे, बट दैट इज नॉट द मोस्ट पावरफुल थिंग अ रोबोट कैन डू। जो सबसे पावरफुल चीज एक रोबोट कर सकता है वो है एक दूसरा रोबोट बनाना। इसके बारे में सोचो, एक बार बैठ के ठीक से इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। ह्यूमन सिविलाइजेशन धीरे धीरे इसलिए एक्सपैंड करती है, ग्रो करती है, बिकॉज ह्यूमंस आर डिफिकल्ट टू मेक। तुम एकदम रातों रात बच्चे नहीं पैदा कर सकते और एक फोर्स नहीं खड़ी कर सकते। बच्चा पैदा होता है, उसको समझने में टाइम लगता है, सालों लगते हैं, फिर वो सीखता है, स्किल्स डेवलप करता है। एक बच्चे को यूजफुल बनने में सालों लग जाते हैं इन शॉर्ट। अब एक फैक्ट्री आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, एक फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में सालों लग जाते हैं। एक स्किल्ड इंजीनियर को स्किल्ड बनाने में डिकेड्स लग जाते हैं, उसको ट्रेन करने में डिकेड्स लग जाते हैं। बट मशीन्स वैसे काम नहीं करती जैसे आप सोच रहे हैं। इमेजिन करिए मैं आपको 10 रोबोट देता हूँ, वो 10 रोबोट लेट से 6 महीने 1 साल रहते हैं और 10 रोबोट बनाने में। नाउ यू हैव 20 रोबोट्स। अब अगले साल और 20 रोबोट और 20 बनाते हैं, नाउ यू हैव 40। और फिर एक्सपोनेंशियली 40 का 80, 80 का 160, 320, 640, 1280, और ये देख पा रहे होगे जैसा इमेज में है, अनइमेजिनेबल 2560 एंड यू नो कंपाउंडिंग इफेक्ट की तरह हो जाएगा। अब इतना सब होने के बाद ना यहाँ पे कुछ बहुत ही स्ट्रेंज होता है। अब ग्रोथ ह्यूमन स्केल पे नहीं रही है, अब ग्रोथ बायोलॉजिकल फील होने लग गई है। जैसे पेट्री डिश में बैक्टीरिया होता है ना, रातों रात डिवाइड हो जाता है, रिप्रोड्यूस कर जाता है। जैसे एक वायरस होता है जो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जा रहा है, लाइक लाइफ इटसेल्फ। और ये आइडिया एक महान मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। इन्होंने ये इमेजिन किया था कि मशीन्स जो हैं अपनी कॉपीज बना सकती हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर इंसानों ने कभी उन मशीनों को बनाया तो उसके कॉन्सिक्वेंस आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, क्योंकि आपको मिलियंस ऑफ रोबोट स्पेस में भेजने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ चंद मुट्ठी भर रोबोट्स भेजने। रोबोट्स एक एस्टेरॉइड पे जाएंगे, वहां पे मेटल्स निकालेंगे, वहां पे फैक्ट्रीज बनाएंगे, वहां पे सोलर पैनल्स एस्टैब्लिश करेंगे, उससे वो और रोबोट्स बनाएंगे, और ये रोबोट्स वो प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे बार 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 बार। अब इस पॉइंट पे सिविलाइजेशन, वही जो मैं कह रहा था, लीनियर ग्रोथ पे नहीं है, वो एक्सप्लोड कर रही है। एक एस्टेरॉइड पे उन्होंने अपनी कॉलोनी बिछाई, उसके बाद वो 10 और एस्टेरॉइड्स को कैप्चर कर रही है। वो 10 100 बन जा रहे हैं, 100,000 बन जा रहे हैं, और उसके बाद तुम देखते ही देखते ये देखोगे कि पूरा
पूरा का पूरा सोलर सिस्टम सिर्फ मशीनों से भरा हुआ है, नॉट बिकॉज इंसानों ने उसको बनाया, बट बिकॉज कि मशीन ने खुद अपने आप खुद को बनाया है। और एक बार दोस्त इसको समझ लिया ना, तो एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक पॉसिबिलिटी आपके सामने अनफोल्ड होती हुई दिखेगी। व्हाट इफ हमारा फ्यूचर ये नहीं है कि अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर मिलियंस ऑफ ह्यूमन से इधर उधर स्पेस स्टेशन बिछे हुए हैं। तो सोचो व्हाट इफ जो हम करना चाह रहे हैं वो ट्रिलियंस ऑफ मशीन कर रही है पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में। जिस क्षण में मशीन्स रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ना, ग्रोथ इज अनस्टॉपेबल। यही है इलॉन मस्क की चिप फैक्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा अलग दिखनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चिप्स कोई गेमिंग कंप्यूटर के लिए नहीं है, ये चिप्स किसी कार के लिए या गाड़ी के लिए नहीं है। मे बी वो चिप्स इसलिए बनाई जा रही हैं जिससे कि पूरी अलग सिविलाइजेशन और जनरेशन बनाई जा सके, जो कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। और अगर ये चीज़ हो गई तो अगला सवाल बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, विच इज अगर आपके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन है जो कि रिप्रोड्यूस करती जा रही हैं, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? और इसका जो जवाब है ना दोस्त, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और खौफनाक आइडिया की तरफ लेके जाता है, जो कि हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। विच इज इतनी सारी मशीनें इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना सकती कि पूरे स्टार को कवर करके उस स्टार से उसकी एनर्जी खींच सकती हैं, जिसको बोलते हैं डायसन स्वॉर्म। नो इमेजिन दोस्त, ये रोबोट्स कामयाब हो जाते हैं। नॉट हंड्रेड्स ऑफ रोबोट्स, नॉट थाउजेंड्स, मिलियंस, बट बिलियंस ऑफ रोबोट्स अलग अलग एस्ट्रॉइड्स पे, मून्स पे, पूरे स्पेस को कवर कर रहे हैं। तो अपने आप से एक सवाल पूछो, बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? वेरी ऑब्वियस, द सन। एवरी सेकेंड सन इतनी एनर्जी रिलीज करता है जो कि ह्यूमैनिटी में अपनी शायद पूरी हिस्ट्री में यूज नहीं करी होगी। और ज्यादातर वो जो एनर्जी है वो बर्बाद जाती है। सिर्फ समझो छोटा सा फ्रैक्शन जो होता है वो अर्थ के ऊपर पहुंचता है, और उस छोटे से फ्रैक्शन को अभी हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब ये समझो, ये इमेजिन करो कि आपके पास बिलियंस ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स हैं, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? यू वुड स्टार्ट बिल्डिंग कलेक्टर्स, ह्यूज सोलर कलेक्टर, सोलर पैनल्स के तरह समझ लो। अर्थ के ऊपर नहीं, स्पेस में, सन के, सूरज के बहुत पास। हो सकता है कि रोबोट्स का फ्यूचर स्पेस स्टेशन या प्लैनेट स्टेशन मरकरी हो सकता है। मरकरी पे डेवलप करके उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, और वो रोबोट्स और कलेक्टर्स बना रहे हैं, और कलेक्टर्स बना रहे हैं, कलेक्टर्स बनते जा रहे हैं। इवेंचुअली वो कलेक्टर्स मरकरी से आप लॉन्च करते हैं, वो सन के चारों तरफ जाते हैं और एक चादर की तरह बना लेते हैं सन के चारों तरफ। अब ये कोई सॉलिड शेल की तरह नहीं है, ये साइंस फिक्शन है। जो डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट होता है सॉलिड शेल के खोल की तरह है, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। बट वो बिलियंस ऑफ सैटेलाइट हैं जो सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही है। जैसे कि वो होता है ना मधुमक्खी का छत्ता देखा है, स्वॉर्म बोलते हैं बी हाइव में, वैसे ही वो इसे पूरी तरीके से कवर कर रही है। लग रहा है चादर है, बट चादर है नहीं। अब ये जो आइडिया है ना, इसको नाम दिया गया डायसन स्वॉर्म, विच वॉज प्रपोज बाय, ये जो फिजिसिस्ट आप देख पा रहे हैं इमेज में, फ्रीमैन डायसन, 1960s में। अगर आप इस आइडिया को और एक्सपैंड करें तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सुनने में बड़ा इक्वेशन वगैरह देख के फट जाती है इंसान की। बट अगर एडवांस सिविलाइजेशन को और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इवेंचुअली उसके पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगा बट टू स्टार्ट हार्वेस्टिंग दैट एनर्जी फ्रॉम सूरज देवता इटसेल्फ। सूरज भैया खुद ही वो एनर्जी देना शुरू कर देंगे, एंड सूरज के पास एब्सर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनफ पावर प्रोवाइड कर सकता है ऐसी सिविलाइजेशन को जो हमसे मिलियंस या बिलियंस ऑफ गुना ज्यादा बेटर है। सोचो इसके बारे में एक बार दोस्त। कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं, कोई फ्यूल शॉर्टेजेस नहीं, कोई फाइट नहीं पावर और रिसोर्सेज को लेके, कोई वरी नहीं कि भाई एआई इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, इतना ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, जो कि एक प्रॉब्लम है अपने आप में ही। क्या होगा भैया, गूगल का जो एआई बजट था वो सरपास हो गया है, बुरी हालत हो गई है। जितना गूगल ने सोचा था कि इतने बजट पे हम लोग एआई यूज़ करेंगे, पार चला गया। तो ये प्रॉब्लम है अपने आप में दोस्त, बिकॉज नाउ हमारी जो सिविलाइजेशन है वो सीधा सीधा एनर्जी खींच रही है एक स्टार से। इस पॉइंट पे ना भाई, ये जो जिस स्केल की हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, सोच नहीं सकते इसके बारे में। अभी के टाइम पे ह्यूमैनिटी लड़ रही है पावर प्लांट्स के ऊपर, भैया मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, भैया मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक डायसन स्वॉर्म वाली सिविलाइजेशन ये कहती है बस सन का इस्तेमाल करते हैं भाई। और जब उस लेवल पे हम पहुंच जाते हैं ना, बहुत ही अजीबोगरीब कुछ होता है। एनर्जी अब ह्यूमैनिटी के लिए बॉटलनेक नहीं रहा। अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में हमारी लिमिट्स थी, वो लिमिट थी एनर्जी की वजह से। कितनी सिटीज हम पावर कर सकते हैं, कितने कंप्यूटर्स रन कर सकते हैं, कितनी रॉकेट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, कितनी इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एआई की बात कर लेते हैं। बट अगर एक डायसन स्वॉर्म आ जाता है, वो लिमिट्स धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये आइडिया अपने आप में ही एक बहुत ही खौफनाक सवाल की तरफ लेके जाता है। अगर आपके पास, मैं बोलता हूं आज की डेट पे एक्सेस है टू अनलिमिटेड एनर्जी, आप उससे क्या करेंगे? बड़े शहर बनाओगे, ज्यादा रोबोट बनाओगे और फैक्ट्रीज बनाओगे, या फिर
या फिर जो ज्यादातर फ्यूचरिस्ट सोचते हैं, इसका आंसर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। वर्ल्ड्स या यूनिवर्सेस या सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट कंप्यूटर बनाओगे, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स में शायद किसी सिविलाइजेशन ही नहीं बनाया। और वो मशीन दोस्त इतनी पावरफुल होगी, वो ब्रेन इतना पावरफुल होगा कि जितने इंसान आज तक इस दुनिया में आए हैं उनको जोड़ दो, जितने एआई मॉडल्स आए हैं, जितने रोबोट्स आए हैं, उनके इंटेलिजेंस जोड़ दो, तब भी वो उस मशीन के इंटेलिजेंस को मैच नहीं कर पाएंगे। और उस मशीन का एक नाम है, उस मशीन का नाम है द मेट्रियोश्का ब्रेन। अब इससे पहले दोस्त हम लोग मेट्रियोश्का ब्रेन के बारे में बात करें, हम लोग को समझना पड़ेगा एक स्केल के बारे में जिसका नाम है कार्दाशेव स्केल। बिकॉज इस स्केल के अकॉर्डिंग ह्यूमैनिटी एक बेबी सिविलाइजेशन की तरह है। जो फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो है 1964 में एक सोवियत एस्ट्रोफिजिस्ट की जिनका नाम था निकोलाई कार्दाशेव। और उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, विच इज आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि एक सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मेजर करना है नॉट बाय मनी, नॉट बाय पॉपुलेशन, नॉट बाय मिलिट्री पावर, बट एनर्जी के स्केल पे, हाउ मच एनर्जी डज अ सिविलाइजेशन एक्चुअली कंट्रोल। और उसके ऊपर आधारित इन्होंने एक लैडर, एक सीढ़ी बनाने की कोशिश करी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया टाइप 1 सिविलाइजेशन, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने प्लेनेट के ऊपर जितनी एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर सके, जैसे सनलाइट हुआ, विंड हुआ, ओशन हुआ, जियोथर्मल एनर्जी हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, जो भी आपका अर्थ या आपका प्लेनेट प्रोवाइड कर रहा है। फिर आप सीढ़ी पे थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं तो आपके पास आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन, एक ऐसी सिविलाइजेशन दैट कैन यूज द एनर्जी ऑफ एन एंटायर स्टार, जो कि हम डायसन स्वॉर्म वगैरह के बारे में बात करें, पूरे स्टार की एनर्जी खींच सकते हैं। माइंड यू, हम लोग यहाँ पे किसी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, एक प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, एक पूरे स्टार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली डायसन स्वॉर्म का कॉन्सेप्ट रियल रखना शुरू हो जाता है। और फिर आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, एक ऐसी सिविलाइजेशन विच इज केपेबल ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ एन एंटायर गैलेक्सी, समझ लो पूरी मिल्की वे की एनर्जी वो सिविलाइजेशन खींच रही है। अभी इस पॉइंट तक ना हम लोग दोस्त एक साइंस फिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट है, अभी तक ह्यूमैनिटी टाइप 1 पे पहुंची नहीं है, अभी उसके पास भी नहीं है। हम लोग अगर एस्टिमेट लगाएं तो हम लोग हैं अराउंड टाइप 0.7, मतलब हमने अभी तक मास्टर नहीं किया है पूरी तरीके से जो रिसोर्सेज हैं अपने प्लेनेट के ऊपर, उसी को खींचना शुरू नहीं किया। अभी तो दोस्त हम लोग किसके ऊपर लड़ रहे हैं भैया, किसके ऊपर लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ नहीं हुआ, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, बट एक टाइप 2 सिविलाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली हार्वेस्ट कर रही होगी सन से। अचानक से माइंड में क्लिक करता है कि व्हाई पीपल गेट एक्साइटेड अबाउट डायसन स्वॉर्म्स, क्योंकि डायसन स्वॉर्म सिर्फ एक बड़ा सा इंजीनियरिंग मार्वल या प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक ब्रिज की तरह है जो कनेक्ट करता है टाइप 1 सिविलाइजेशन को टाइप 2 सिविलाइजेशन को। इट इज लाइक ह्यूमैनिटी सीढ़ी चढ़ के अपनी तरक्की की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ पे इसी पॉइंट पे इलॉन मस्क का विजन ना गाड़ियों से, रॉकेट से, इवन मार्स से बहुत बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर गोल है टू बिल्ड अ टाइप 2 सिविलाइजेशन, तो रियल चैलेंज भैया ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, वो एनर्जी कभी था ही नहीं। रियल चैलेंज बहुत ही अलग बन जाता है, और रियल चैलेंज बन जाता है इंटेलिजेंस। इलॉन मस्क, सी माय वीडियो, ही हैप्पी 1 बिलियन ऐसे फेंक देंगे से 1 ट्रिलियन उठे। बिकॉज एक बार दोस्त आपके पास एक्सेस आ जाता है ना स्टार की एनर्जी का, तो सवाल ये उठता है व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू कैन डू विद इट। ये सवाल अपने आप में एक और स्ट्रेंज आइडिया की तरफ लेके जाता है, विच इज अ मशीन सो लार्ज, सो बिग, सो इंटेलिजेंट दैट सम पीपल बिलीव इट कि भाई वो गॉड का कंपैरिजन कर लेगी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, द मेट्रियोश्का ब्रेन। यहाँ पे हम लोग आते हैं which is far more beyond imaginary, which is the मेट्रियोश्का ब्रेन। ये नाम सुन के घबरा मत जाइएगा, ये आइडिया एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। हमने यार डायसन स्वॉर्म के बारे में बात करी थी कि बिलियंस ऑफ सैटेलाइट्स हैं जो कि सन के अराउंड है, उसकी एनर्जी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इमेजिन करो हर एक सैटेलाइट एक सुपर कंप्यूटर है जो कि सिर्फ एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सोच रहा है, कैलकुलेटिंग कर रहा है, एआई एल्गोरिथम्स रन कर रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, एंड सडनली वो जो एंटायर डायसन स्वॉर्म है वो एक बड़े से ब्रेन की तरह हो जाएगा। मतलब सन के चारों तरफ एक डायसन स्वॉर्म जो अपने आप में एक ब्रेन की तरह है, एक ऐसा ब्रेन जिसको शक्ति मिल रही है, जिसको एनर्जी मिल रही है फ्रॉम द स्टार इटसेल्फ। इसी को सीधी सादी भाषा में मेट्रियोश्का ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर्स इन्वॉल्व है ना वो बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड है। एक ह्यूमन ब्रेन रफली 100 ट्रिलियन ऑपरेशन करता है हर एक सेकंड में। अब ये सुनने में बड़ा इंप्रेसिव लगेगा अंटिल यू रियलाइज एक मेट्रियोश्का ब्रेन कुड पोटेंशियली आउट परफॉर्म नॉट वन ह्यूमन ब्रेन। बट आज तक यूनिवर्स में, तो छोड़ो भाई यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, दुनिया में जितने इंसान आए हैं सबके ब्रेन्स कंबाइंड
सोचो भाई, हर एक साइंटिस्ट, हर एक फिलोसफर, हर एक मैथमेटिशियन, हर एक इन्वेंटर, हर एक जीनियस जो आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में आया है, सबके दिमाग अगर एक साथ जोड़ भी दो ना, तब भी इस मशीन की बराबरी नहीं कर पाएंगे। दिस मशीन वुड बी स्मार्टर बाय माइल। अब यहाँ पे ये जो रैबिट होल है ना, और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। एक ऐसी मशीन अगर होती भी है, एग्जिस्ट हम करवा भी देते हैं, तो ऐसी मशीन असल में करती क्या है? बहुत लोग बिलीव करते हैं कि भाई इट कुड सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, जो कि इंसान शायद ना कभी कर पाए ना कभी कर पाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये मशीन्स या ये मेट्रियोश्का ब्रेन एंटायरली न्यू फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस बना सकती है। कुछ लोग तो ये भी स्पेकुलेट करते हैं इट कुड सिमुलेट एंटायर वर्ल्ड्स भाई, एंटायर सिविलाइजेशंस, मे बी इवन कॉन्शियस बीइंग्स। अगर आपने मेरा सिमुलेशन थ्योरी वाला वीडियो देखा है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए, आपको पहले से पता होगा। ये थॉट अपने आप में अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगर एक सिविलाइजेशन कॉन्शियस बीइंग्स स्टिमुलेट करना शुरू कर देती है, तो हम कैसे कह सकते हैं हम एक सिमुलेशन में नहीं हैं? अब हम एक ऐसी टेरिटरी में घुसने लग गए हैं जहाँ पे साइंस फिलॉसफी से मिलने लग गई है। समझ लो एक दूसरे का हाथ पकड़ ही लिया है। बिकॉज एट सम पॉइंट इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि हमारी नॉर्मल कैटेगरी भी काम करना रुक जाती है। मशीन्स, कंप्यूटर, एआई, ये सब दुनिया ना बहुत छोटी लगने लग जाती है। ये अजम्पशन अपने आप में ही एक और खौफनाक सवाल की तरफ लेके जाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो कि सोच सकती है बियॉन्ड ह्यूमैनिटी, प्रिडिक्ट कर सकती है बियॉन्ड ह्यूमैनिटी, अंडरस्टैंड कर सकती है चीजों को मोर देन ह्यूमैनिटी, एंड पोटेंशियली क्रिएट कर सकती है न्यू रियलिटीज, तो भाई उस चीज को या उस मशीन को आप गॉड से अलग कैसे देख सकते हैं? शायद उसके बीच में और गॉड के बीच में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। और इसी वजह से कुछ लोग बिलीव करने लग गए हैं कि इलॉन मस्क का जो रोड मैप है ना दोस्त, बहुत बड़ा है, शायद आपके और मेरे समझ के परे है। फैक्ट्री, चिप्स, एआई, रोबोट्स, स्पेस इंडस्ट्री, डायसन स्वॉर्म्स, एंड देन मेट्रियोश्का ब्रेन। एक बड़ी सी जायंट चेन की तरह है, एक जायंट इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरह है। और अगर ये चेन कंटिन्यू करती गई तो भाई फाइनल डेस्टिनेशन कोई अलग कंपनी नहीं होगी। इट मे बी द क्लोजेस्ट थिंग ह्यूमैनिटी हैज एवर बिल्ट टू अ गॉड। अब थोड़ी देर के लिए जरा जूम आउट करते हैं, बिकॉज समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड हियर। हमने शुरुआत करी थी एक चिप फैक्ट्री से, एंड समहाउ वी एंडेड एट क्या, एक स्टार साइज मेट्रियोश्का ब्रेन, लाइक सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन। बट अगर आप उसको और पास से देखें तो ये जर्नी ना थोड़ा सेंस बनाती है। मोर चिप्स क्रिएट मोर एआई क्रिएट बेटर रोबोट क्रिएट मोर फैक्ट्रीज, एंड इवेंचुअली मोर फैक्ट्रीज क्रिएट मोर चिप्स। जितनी ज्यादा ये फैक्ट्रीज होंगी जो कि आप स्पेस में देख पाएंगे, उतना ज्यादा स्पेस जाएगा टुवर्ड्स डायसन स्वॉर्म, और एक डायसन स्वॉर्म्स लीड करेगा टुवर्ड्स मेट्रियोश्का ब्रेन, और एक मेट्रियोश्का ब्रेन लीड करेगा टू अ क्वेश्चन जो कि इंसानों ने शायद कभी पूछा ही नहीं या गूदा नहीं रखा पूछने का। अगर हमारी सिविलाइजेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई चीज बन जाएगी, या फिर इंटेलिजेंस अपने आप में ही भयंकर बन जाएगी, तो क्या होगा भाई? अभी तक हिस्ट्री में ह्यूमंस ने इमेजिन किया है कि भाई गॉड्स बीइंग्स की तरह है विद 3 एबिलिटीज। Number 1, which is they know everything. Number 2, they see everything. And number 3, they possess immense power. अब सोचो मेट्रियोश्का ब्रेन के बारे में, उसके पास वो सारी चीजें, it would have access to more information than any human. ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होगी, किसी भी सिविलाइजेशन को कंबाइन करके पोटेंशियली एबिलिटी होगी और दुनिया को स्टिमुलेट करने की, आउटकम्स प्रिडिक्ट करने की, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की, और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो कि हमें सॉल्व करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। एंड वो पॉइंट क्या है जिसपे तुम डिफाइन करोगे कि मशीन की तरह दिखनी कम और किसी और चीज की तरह दिखनी शुरू हो जाएगी? नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि इलॉन मस्क इज लिटरली ट्राइंग टू बिल्ड गॉड, बट मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चेन ऑफ नेटवर्क को फॉलो करें तो एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल के आता है कि यू इवेंचुअली अराइव एट समथिंग दैट प्रीवियस जनरेशन वुड हैव डिस्क्राइब्ड एज डिवाइन। अगर 2000 साल पहले के इंसान के सामने आप 2000 साल बाद की टेक्नोलॉजी रख देंगे तो उसकी फटके 4 छोड़ो 64 हो जाएगी भाई। मे बी दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी, ऑफ दिस एंटायर चेंज। हजारों सालों से ह्यूमैनिटी ने सर्च किया है टुवर्ड्स द हायर इंटेलिजेंस, खोज में निकला है। हम लोगों ने हेवेंस की तरफ देखा है, हमने टेम्पल्स बनाए हैं, हमने चर्चेस बनाए हैं, हमने मॉस्क बनाए हैं, हमने रिलीजन्स बनाए हैं, हमने इमेजिन किया है बीइंग्स दैट आर ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, हमसे बेटर। बट पहली बार हिस्ट्री में हम लोग इंटेलिजेंस को अब सर्च करेंगे ही नहीं, हम लोग इंटेलिजेंस बनाना शुरू कर देंगे। अब जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, अब हो सकता है वो ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बन जाए, हो सकता है ह्यूमैनिटी का बिगेस्ट मिस्टेक बन जाए। वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे जीते जी तो शायद कोई नहीं दे पाएगा, फिलहाल तो नहीं। बिकॉज अगर इलॉन मस्क सही निकले देन टेराफैब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है दोस्त,
वो समझ लो पहली ईंट है उस प्रोजेक्ट की तरफ जो कि शुरुआत तो अर्थ से करता है बट स्टार्स की तरफ जाता है। एंड परहैप्स वन डे वो एक ऐसी चीज बन जाएगा जो कि हम लोग गॉड से कंपेयर कर पाएंगे। एंड मे बी दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर स्टोरी। हमने शुरुआत करी चिप फैक्ट्री से, फिर हम एआई पे आए, फिर रोबोट्स पे आए, फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स पे आए, फिर डायसन स्वॉर्म्स पे आए, फिर मेट्रियोश्का ब्रेन्स पे आए और इवेंचुअली एक ऐसी चीज पे आए जो कि सस्पिशियसली शक तो करेंगे लेकिन गॉड जैसा दिखना शुरू हो जाता है। बट यहाँ पे अगेन ऐसा सवाल उठता है जो कि शायद कोई भी नहीं पूछ रहा। अगर एक सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाती है जो कि एक गॉड ही बिल्ड कर दे, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन को भी किसी ऐसे ब्रेन ने नहीं डेवलप किया? बिकॉज अगर मेट्रियोश्का ब्रेन वर्ल्ड सिमुलेट कर सकता है, सिविलाइजेशन सिमुलेट कर सकता है, कॉन्शियस बीइंग सिमुलेट कर सकता है, देन परहैप्स जो असली रहस्य है वो ये नहीं है कि वेदर इलॉन मस्क इज बिल्डिंग गॉड। रियल मिस्ट्री ये है कि हम लोग शायद अभी इसी वक्त बात करते हुए एक ऐसे सिमुलेशन में रह रहे हैं। और अगर ये चीज ट्रू निकली तो भाई साहब ये जो कहानी है उसका एंड हैप्पी नहीं है, उसका एंड डेथ नहीं है, उसका एंड एआई नहीं है, उसका एंड शायद ह्यूमैनिटी नहीं है, उसकी एक शुरुआत है विद अ मच डार्कर क्वेश्चन। एंड तो छोड़ो दोस्त, शुरुआत हो गई यहाँ पे। फ्यूचर में गॉड असल में होगा कौन? सवाल मेरा, कमेंट सेक्शन आपका। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अंगूठा नीचे जरूर छोड़ के जाइएगा जिससे मुझे पता लगे कि और ऐसे वीडियोस लेके आने हैं। बट अगर आपको ये लगा कि वीडियो यहीं खत्म हो जाएगा तो नहीं भाई, यहाँ से तो एक असली सवाल शुरू होता है कि हमारे मरने के बाद होता क्या है। मैंने यहाँ पे साइड हट जाता है, एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने एग्जैक्टली आपको 9 ऐसी ब्रेन बेंडिंग थ्योरीज बताई हैं कि असल में मरने के बाद हो क्या क्या सकता है। तो जाइए इस वीडियो पे क्लिक करिए, अभी जाइए।